नमस्कार साथियों, मैं महेश बिश्नोई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और आपकी जो तैयारी है स्टेट पीजीटी के लिए या फिर आप किसी भी पीजीटी एग्जाम के लिए कर रहे हैं या एचपीएससी पीजीटी केमिस्ट्री के लिए कर रहे हैं या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पीजीटी केमिस्ट्री के लिए कर रहे हैं या फिर यूपी पीजीटी केमिस्ट्री के लिए कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। हम लोग जो पीवाईक्यू सीरीज कर रहे हैं उसमें 2016 का स्टेट का जो केमिस्ट्री का पोर्शन है वो हम कर चुके थे साथियों। आज हम करने वाले हैं 2018 का एक्सटेट जो हुआ था उसमें जो केमिस्ट्री का पोर्शन था, आज हम उसको करने वाले हैं साथियों। तो जो हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन है उसके अंदर हमारा जो पहला क्वेश्चन है साथियों उसको हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता था? पीकेएओ, पीके की बात कर रहा है, एसिटिक एसिड के पीके की बात कर रहा है साथियों। एंड पीकेबी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड आर 4.76 एंड 4.75। अब उसकी पीएच पूछ रहा है साथियों हमसे। हमसे क्या पूछ रहा है? पीएच पूछ रहा है साथियों। हमसे क्या पूछ रहा है? पीएच पूछ रहा है। तो पीएच के लिए हमारे पास जब भी हमें एसिड और बेस दोनों के पीके और पीकेबी वैल्यू जब हमें गिवन हो तो हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है पीएच निकालने के लिए। वो फॉर्मूला क्या होता है साथियों? पीएच इज इक्वल टू में 7 प्लस में 1/2 इंटू में आपके पास होता है पीकेए माइनस पीकेबी। क्या होता है? पीकेए माइनस पीकेबी। अब ऐसा मैंने ये वाला फॉर्मूला क्यों लिया? क्योंकि हमारे पास ऐसे तीन फॉर्मूले होते हैं। हमने यही क्यों लिया उसके लिए मैं आपको ये एक चीज बता देता हूँ साथियों कि जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हमारे पास जो है वो सोल्ट है। एसिटिक एसिड, अमोनियम एसिड, सॉरी, अमोनियम एसिटेट की जब हम बात करते हैं तो वो हमारे पास अमोनियम एसिटेट के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो अमोनियम एसिटेट यानी NH4 प्लस OO माइनस CH3 अमोनियम एसिटेट इसको हम कहते हैं। ये जो सोल्ट है ये किसका सोल्ट है हमारे पास? ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड का सोल्ट है। यानी जब एसिटिक एसिड CH3COH प्लस में NH4OH इनके मिलने से जो सोल्ट बनता है वो क्या होगा? CH3COO माइनस NH4 प्लस अमोनियम एसिटेट बनेगा। ठीक है। बोथ जो क्या है, ये दोनों के दोनों क्या है? वीक एसिड एंड क्या है आपके पास? बेस है। वीक एसिड एंड बेस है। तो जब भी आपके पास वीक एसिड प्लस वीक बेस की बात आ जाए और उससे जो सोल्ट बन रहा होता है यानी सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, तब पीएच के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाता है। पीएच इज इक्वल टू में 7 प्लस में 1/2 इंटू में। अब आपके पास पीके की वैल्यू क्या गिवन है साथियों? पीके की वैल्यू आपको गिवन है 4.76 माइनस में आपके पास क्या गिवन है? पीकेबी की वैल्यू 4.75। पीएच इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 7 प्लस में हाफ इंटू में आपके पास क्या हो जाएगा साथियों? 1/2। ये कितना हो जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा आपके पास 0.01। ठीक है, 0.01 को 2 से डिवाइड करो और उसमें 7 ऐड कर दो तो आपके पास आ जाएगा 7.005। इसका मतलब जो पीएच होगी सॉल्यूशन की साथियों वो कितनी हो जाएगी? 7.005 हो जाएगी। और ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी पीएच आपकी क्या रहेगी? 7.005 हो जाएगी साथियों। क्लियर है? तो इसका मतलब हमारे पास जो करेक्ट आंसर है इसके अंदर कौन सा होगा? 7.005। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका, वही आपका क्या है साथियों? करेक्ट ऑप्शन है। वही आपका क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? क्लास 12 का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से लिया गया है। ये कहता है कि लेमडा एम नोट, ये क्या कह रहा है? लेमडा एम नोट की वैल्यू गिवन है NaCl के लिए, HCl की और NaAC के लिए। तो सबसे पहली बात तो ये है क्या NaAC क्या होता है? NaAC का मतलब होता है साथियों सोडियम एसीटेट। क्या मतलब है इसका? ये सोडियम एसीटेट के बारे में बता रहा है। NaAC यानी AC का मतलब होता है एसीटेट। ये एब्रीविएशन यूज किया है बस, और कुछ नहीं है साथियों। ठीक है। उनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यानी लेमडा नोट एम गिवन है हमें। ठीक है, तो लेमडा नोट एम यहाँ पर लगेगा हमारे पास कोल्डूस लॉ। ठीक है। कोल्डूस लॉ क्या कहता है साथियों? कोल्डूस लॉ कहता है कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, वो उसके इंडिविजुअल आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के कंट्रीब्यूशन का सम होती है। क्लियर है? तो इसका मतलब अगर मैं लेमडा नोट NaCl अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो क्या आएगा साथियों? तो वो आएगा मेरे पास लेमडा नोट M Na प्लस प्लस में लेमडा नोट M Cl माइनस, इनके कंट्रीब्यूशन के इक्वल। और उसकी वैल्यू कितनी गिवन है साथियों? इसको मैं मान लो फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ जिसकी वैल्यू मुझे गिवन है 126.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है। उसके बाद मुझे गिवन है लेमडा नोट M HCl गिवन है साथियों।
तो अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूँ तो क्या होगा, लेमडा नॉट एम एच प्लस प्लस में लेमडा नॉट एम सी एल माइनस, इसको मैं सेकंड इक्वेशन मान लेता हूँ। इसकी वैल्यू मुझे गिवन है 425.97 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर है। इसके बाद मुझे दिया गया है लेमडा नॉट एम NaAC, NaAC यानी सोडियम एसिटेट दिया हुआ है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, लेमडा नॉट एम Na प्लस प्लस में लेमडा नॉट एम AC माइनस, यानी एसिटेट आयन की बात कर रहा हूँ। ये मेरी तीसरी इक्वेशन होगी साथियों। इसके लिए वैल्यू मुझे गिवन है 91.0 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। देखो ये तीन चीजें हमें गिवन है और हमसे पूछा है कि लेमडा नॉट एम HAC क्या होगा, HAC। तो अगर मैं इसको डिसोशिएट करूं तो लेमडा नॉट एम H प्लस प्लस में लेमडा नॉट एम AC माइनस जो है वो हमसे पूछा है क्या होगा। अगर मुझे इस वैल्यू को निकालना है सर, देखो सीधी सी बात है, अगर मुझे इस वैल्यू को निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ऊपर वाली जो तीनों इक्वेशन है इनको मैं ऐसे प्लस माइनस करूंगा कि लास्ट में मेरे पास इनको जोड़ने घटाने पर यही बचेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ एंड देन ऐड, फिर मैं ऐड कर दूंगा, देन ऐड 3, ठीक है, और फिर उसमें 3 ऐड कर दूंगा। तो ऐसे करूंगा तो क्या हो जाएगा साथियों, देखो चलो मैं इसको करके दिखाता हूँ। लेमडा नॉट एम NaCl और सॉरी लेमडा नॉट एम HCl जो है माइनस में लेमडा नॉट एम NaCl हो जाएगा। अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, लेमडा नॉट एम H प्लस प्लस में लेमडा नॉट एम Cl माइनस, माइनस में क्योंकि नेगेटिव में आ जाएगा ना, माइनस करना लेमडा नॉट एम Na प्लस प्लस में सॉरी माइनस में लेमडा नॉट एम Cl माइनस आपका हो जाएगा। प्लस का Cl और माइनस का Cl, देखो सीधी सी बात है, आपके पास ये प्लस के Cl से माइनस का Cl कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अब आपके पास इक्वेशन कैसी बनेगी, अब आपके पास इक्वेशन ये बच जाएगी। आपके पास बचा क्या, आपके पास ये बच गया साथियों, क्या बच गया, लेमडा नॉट एम H प्लस माइनस में लेमडा नॉट एम Na प्लस। अब इसके अंदर मैं थर्ड को ऐड कर देता हूँ। थर्ड का मतलब क्या है, मेरे पास थर्ड इक्वेशन लेमडा नॉट एम, इसका मतलब लेमडा नॉट एम Na प्लस प्लस में लेमडा नॉट एम AC माइनस, इसको मैंने ऐड किया, प्लस और माइनस से मेरा ये कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या मेरे पास, लेमडा नॉट एम प्लस 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 में लेमडा नॉट एम AC माइनस, और वही क्या होता है हमारे पास HAC की वैल्यू होती है। तो यानी लेमडा नॉट एम प्लस प्लस में लेमडा नॉट एम AC माइनस। अब जो चीज हमने इनके साथ की है वही इनकी वैल्यूज के साथ कर देना है। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देना है, फिर जो इनका आंसर आएगा उसके अंदर थर्ड को ऐड कर देना है। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, 425.9 माइनस में 126.4 और फिर उसमें प्लस कर दूंगा 91.0, इसका आंसर आएगा 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स साथियों। तो ये हमारा आंसर रहेगा। अगर ये मेरा आंसर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, आंसर में ऑप्शन कौन सा सही होगा साथियों, इसका मतलब आंसर में जो ऑप्शन सही होगा वो थर्ड ऑप्शन सही होगा। ये थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा, बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। कोरोस लॉ पे बेस्ड आपका क्वेश्चन था साथियों। क्लियर है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं साथियों क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है दी ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेटेलिक करेक्टर। देखो मेटेलिक करेक्टर का ऑर्डर इंक्रीज करवाना है, ठीक है। तो अगर मैं मेटेलिक करेक्टर की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए मेटेलिक करेक्टर लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है। मेटेलिक करेक्टर पीरियोडिक टेबल में जब भी आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, यहाँ पर लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट टू राइट का मतलब होता है अक्रॉस ए पीरियड, अक्रॉस ए पीरियड जब भी आप बात करते हो साथियों, तो मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, डिक्रीज करता है। क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्योंकि आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड में टॉप कॉर्नर में आपके पास होते हैं मोस्टली नॉन मेटल्स, क्या होते हैं, नॉन मेटल्स। और आपके पास सॉरी राइट हैंड साइड में, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास होते हैं जनरली क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, अच्छे मेटल्स लेफ्ट हैंड साइड में और नॉन मेटल्स आपके राइट हैंड साइड में होते हैं। पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूँ। तो अब हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है, बेरिलियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है। तो मैं इनको इनकी अकॉर्डिंग लिख लेता हूँ साथियों कि कौन सा एलिमेंट कहाँ आता है, उसके हिसाब से लिख लेते हैं। जैसे अगर मान लो तो सेकेंड पीरियड के अंदर लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, ठीक है, तो उसके बाद इनमें से कोई एलिमेंट है नहीं। फिर आता है, इसके बाद आता है नेक्स्ट दो एलिमेंट सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर आपके पास आता है एल्यूमिनियम, फिर आपके पास आता है सिलिकॉन, फिर आपके पास आता है फॉस्फोरस, ठीक है। फिर आपके पास क्या आता है, सिलिकॉन और फॉस्फोरस। एल्यूमिनियम की हमें जरूरत नहीं है यहाँ पर, एल्यूमिनियम के साथ ही हमें जरूरत नहीं है, इसका मतलब एल्यूमिनियम इसमें है नहीं, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है बेरिलियम, ठीक है, इसका साइज क्या है, छोटा है।
तो जैसे जैसे आपका साइज छोटा होता जाता है, अगर मैं ये कहूँगा कि आपको अगर वैसे भी अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो आप एक बात ध्यान से देखो, फॉस्फोरस जो है वो एक नॉन मेटल है। फॉस्फोरस क्या है साथियों? नॉन मेटल है। और सिलिकॉन जो है आपको, ये भी आपको पता है, ठीक है। सिलिकॉन के बारे में भी एक खास बात आपको पता है साथियों। सिलिकॉन के बारे में खास बात क्या है कि सिलिकॉन जो होता है वो एक मेटलॉइड होता है। क्या होता है? मेटलॉइड है। ना तो मेटल है ना ही नॉन मेटल है। यानी नॉन मेटलिक कैरेक्टर इधर से इधर बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। तो यानी मेटलिक कैरेक्टर फॉस्फोरस से ज्यादा किसका होगा? सिलिकॉन का होगा। क्लियर है? अब मुझे ये पता है कि टॉप टू बॉटम जब भी जाते हैं, अगर मैं बात करता हूँ टॉप टू बॉटम की, किसकी? टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम का मतलब क्या हो गया? अक्रॉस ए ग्रुप। अक्रॉस ए ग्रुप यानी ऊपर से नीचे अगर हम चलते हैं सेम ग्रुप के अंदर, जैसे यहाँ से यहाँ जा रहे हैं सेम ग्रुप के अंदर, बेरिलियम से मैग्नीशियम की तरफ अगर जा रहे हैं साथियों, तो उसमें अगर मेरे पास अगर कोई ऐसा है, बेरिलियम से अगर मैग्नीशियम की तरफ जा रहा हूँ मैं, तो उसमें क्या होता है कि टॉप टू बॉटम जैसे ही जाते हो तो साइज इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होगा तो आपका मेटलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है। यार टॉप टू बॉटम में क्या होता है? मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है साथियों। इसका मतलब बेरिलियम से ज्यादा मेटलिक कौन है? मैग्नीशियम है। और मैग्नीशियम से ज्यादा कौन है? सोडियम है। मैग्नीशियम से ज्यादा कौन है? सोडियम। मेटल मेटल ज्यादा मेटलिक है। और ये यहाँ पर बेरिलियम से ज्यादा कौन है? मैग्नीशियम है। तो यहाँ मैं अगर ऑर्डर देखना चाहूँ तो फॉस्फोरस सबसे लास्ट में आना चाहिए। दो ही ऑप्शन है जिसमें फॉस्फोरस सबसे लास्ट में, इंक्रीजिंग ऑर्डर की अगर बात करें तो पहला ऑप्शन कट हो जाता है और तीसरा ऑप्शन भी कट हो जाता है। दो ही बचे। फॉस्फोरस के बाद सिलिकॉन आता है, बिल्कुल सही है। सोडियम को बीच में ले रखा है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है साथियों। तीसरा ऑप्शन क्या है आपका? बिल्कुल ही सॉरी, सेकंड ऑप्शन जो है आपका वो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन, सॉरी तीसरा नहीं है, थर्ड नहीं है, सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मेटलिक कैरेक्टर का ऑर्डर ये होने वाला है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 ये कहता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इन स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड ऑफ D6 आयन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखो सीधी सी बात है, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि मुझे स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए, क्या चाहिए? सिर्फ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए। तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की अगर मैं बात करूं साथियों, को हम म्यू से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है √n में n+2। ये स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट होती है, ठीक है। जहां पर n किसको स्टैंड करता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। किसको? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो दूसरी बात हमसे पूछा क्या है कि D6 कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। D6 कॉन्फ़िगरेशन है। D6 का मतलब जो d ऑर्बिटल है 5 वो स्प्लिट हुए, ऑक्टाहेड्रल का केस बता रहा है। किसका? ऑक्टाहेड्रल का केस बता रहा है। तो वो T2G और EG में स्प्लिट हुए। T2G का मतलब नीचे 3 गए, ऊपर कितने गए? 2 ऑर्बिटल ऊपर गए, ये EG है आपके, ठीक है। और ये D6 कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है, लेकिन D6 किसके साथ है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ। जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है साथियों तो आपको पता है क्या होता है? पेयरिंग हो जाती है। क्या होती है? पेयरिंग हो जाती है। अगर पेयरिंग होगी इसका मतलब पहले तो लोअर ऑर्बिटल एक एक ऑक्यूपाई करेंगे, फिर वहीं पे उनकी जबरदस्ती पेयरिंग करवा दी जाएगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है वो पेयरिंग करवा देता है। अब यहाँ पर जो मेरे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो है 0। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मेरी मैग्नेटिक मूवमेंट की, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू भी क्या आएगी साथियों? 0 आएगी। इसका मतलब आंसर आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर है। फर्स्ट आपका क्या है साथियों? करेक्ट आंसर है, क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड गिवन है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड की बात कर रहा है, ठीक है। और D6 आयन की बात कर रहा है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन आपको देने हैं इसके अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है कि आपके पास रेट दिया हुआ है इज इक्वल टू पी जेड ए बी ई रेज टू द पावर माइनस ई बाई आर टी इन दिस इक्वेशन पी रिप्रेजेंट। तो देखो सीधी सी बात है, ये आपका क्वेश्चन आया है कोलिजन थ्योरी से। कहाँ से आया है? कोलिजन थ्योरी केमिकल काइनेटिक्स के अंदर से आया है, ठीक है। मैक्स स्ट्राउस ने कोलिजन थ्योरी दी थी, ठीक है। विलियम लुइस और मैक्स स्ट्राउस ने कोलिजन थ्योरी दी थी साथियों, ठीक है, 1808। तो अब इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू पी, फिर आपको दिया है जेड ए बी, फिर आपको दिया ई रेज टू द पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी। यानी अरेनियस इक्वेशन को ही मॉडिफाई किया गया साथियों इसकी तरफ। मैं इसमें आपको सारी चीजों का मतलब बता देता हूँ कि क्या है। आपको ई ए का मतलब पता है? ई ए का मतलब होता है एक्टिवेशन एनर्जी। ई ए का मतलब क्या है यहाँ पर? एक्टिवेशन एनर्जी है साथियों। आर यहाँ पर आपको पता है कि गैस कॉन्स्टेंट है। आर यहाँ पर क्या है? गैस कॉन्स्टेंट है। और टी यहाँ पर क्या है साथियों? टेम्परेचर है केल्विन में।
टी यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर है साथियों। ई रेस टू द पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी किसको रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, यानी ऐसा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी के या तो इक्वल है या उससे ज्यादा है। अब बचता है आपके पास दूसरी चीज, क्या है, जेड ए बी क्या है। जेड ए बी आपके पास है साथियों कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एंड बी। अगर ए और बी दो मॉलिक्यूल है उनकी आपस में कोलिजन हो रही तो उस कोलिजन को जेड ए बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको हम कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है साथियों, देखो कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन टेक्स प्लेस पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम। यानी एक सेकेंड में एक यूनिट वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ कोलिजन होते हैं, ठीक है, पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, उसी को हम क्या कहते हैं साथियों, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इसको जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर ए और बी दो मॉलिक्यूल है, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है, तो जेड ए बी उनकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी हो जाती है। और पी जो है हमारा उसको हम कहते हैं स्टीरिक फैक्टर। पी जो है साथियों उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्टीरिक फैक्टर। पी को क्या कहते हैं, स्टीरिक फैक्टर कहते हैं, स्टीरिक फैक्टर कहते हैं। ठीक है, सॉरी STERIC स्टीरिक फैक्टर कहते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम ओरिएंटेशन फैक्टर भी कहते हैं, या दूसरा नाम क्या है इसका, ओरिएंटेशन फैक्टर कहते हैं। देखो किसी भी रिएक्शन को होने के लिए मिनिमम कुछ कंडीशन की जरूरत पड़ती है। एक किसकी जरूरत पड़ती है, उसके पास कुछ ना कुछ मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए। दूसरी किसकी जरूरत पड़ती है, उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड एक्टिवेशन एनर्जी उसके पास होनी चाहिए साथियों। तीसरी चीज उसके पास क्या होनी चाहिए, इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। यानी जो कोलिजन है वो कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। सारे के सारे कोलिजन इफेक्टिव नहीं होने। इफेक्टिव कोलिजन कब होते हैं साथियों, जब प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी मॉलिक्यूल की। क्या होगी, प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी, यानी स्पेस के अंदर डायरेक्शन प्रेफर्ड होगी ऑर्बिटल्स की, तभी आपका कोलिजन इफेक्टिव होगा। क्लियर है, तो ये जो ओरिएंटेशन को जो डिसाइड करता है उस फैक्टर को हम कहते हैं स्टीरिक फैक्टर। यही पी की वैल्यू है। इसका मतलब हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, सेकंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा साथियों, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टीरिक फैक्टर कहते हैं। पी जो है इस इक्वेशन में उसको हम क्या कहते हैं, स्टीरिक फैक्टर कहते हैं। ये मॉडिफाइड आप इसको अरेनियस इक्वेशन भी कह सकते हो साथियों। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में हमें क्या कहता है साथियों, इस क्वेश्चन में हमें कहता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है किसी रिएक्शन के लिए, यानी H2, ठीक है, प्लस में I2, सारे के सारे गैसियस है। ठीक है, सेम फेज यानी होमोजेनियस इक्विलिब्रिया है। तो इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो है Kc। तो इसका Kc अगर मैं निकालना चाहूँ तो साथियों Kc होता है Hi की कंसंट्रेशन उसकी स्टोइकियोमेट्री पावर में चली जाएगी, H2 की कंसंट्रेशन इनटू में I2 की कंसंट्रेशन, ये इसका Kc होता है। अगर ये कहता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा जब रिएक्शन कैसी हो जाएगी, अगर मान लो इफ ऐसा हो जाए, हाफ H2 प्लस में हाफ I2 किससे बनेगा, HI। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा साथियों, अगर ऐसा होता है तो अगर मैं इसका Kc डेसी यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालूं तो वो क्या हो जाएगा साथियों, HI डिवाइड बाय में H2 की पावर हाफ इंटू में I2 की पावर हाफ। अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो ये किसके इक्वल होगा, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने पहले लिया था उसकी पावर हाफ के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या होगा, मैं अंडर रूट Kc के इक्वल लिख सकता हूं इसको, तो वो हमारे ऑप्शन में दिया हुआ फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अंडर रूट Kc के इक्वल हो जाएगा साथियों। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन क्योरिंग काला आजार। देखो काला आजार एक डिजीज होता है, ठीक है, काला आजार क्या होता है, एक डिजीज होता है। उसको क्योर करने के लिए कौन सा इनमें से जो सोल है वो यूज किया जाता है, जिसकी हम बात करने वाले काला आजार। इनमें से कौन काला आजार को ट्रीट कर सकता है, क्योर कर सकता है साथियों, उसके बारे में बात करने वाले। देखो काला आजार के ट्रीटमेंट में हमें किसका यूज किया जाता है, कोलाइडल एंटीमनी का यूज किया जाता है साथियों। काला आजार के ट्रीटमेंट में किसका यूज किया जाता है, कोलाइडल एंटीमनी का यूज किया जाता है साथियों। किसका, कोलाइडल एंटीमनी। कोलाइडल एंटीमनी यूज किया जाता है, कोलाइडल एंटीमनी जो होता है, एंटीमनी किसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ काला आजार।
ये एक डिजीज है, काला अजहर, ये एक डिजीज है जिसके ट्रीटमेंट में आपका कौन यूज किया जाता है, कोलाइडल एंटीमनी यूज किया जाता है। सिल्वर सोल जिसको हम बोलते हैं, सिल्वर सोल जो होता है, सिल्वर सोल, या फिर हम जिसको बोलते हैं एर्गाइरोल, ठीक है, एर्गाइरोल जो सेकंड ऑप्शन आपका दिया हुआ है, वो यूज किया जाता है आई लोशन के काम, आई लोशन में किसमें यूज किया जाता है, आई लोशन के अंदर यूज किया जाता है साथ। फिर आपके पास आता है कोलाइडल गोल्ड, जो थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, कोलाइडल गोल्ड जो होता है, कोलाइडल गोल्ड यूज करते हैं साथियों इंट्रावेनस इंजेक्शन के अंदर, सॉरी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के अंदर, इन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के अंदर, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, ठीक है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के अंदर कौन सा कोलाइडल सॉल्यूशन यूज किया जाता है, कोलाइडल गोल्ड यूज किया जाता है, ठीक है। और मिल्क और मैग्नीशिया को किस में यूज करते हैं, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मिल्क और मैग्नीशिया को किस में यूज किया जाता है साथियों, तो मिल्क और मैग्नीशिया को यूज किया जाता है जब स्टोमक आपका डिसऑर्डर हो जाता है, यानी स्टमक डिसऑर्डर के अंदर यूज किया जाता है, स्टमक डिसऑर्डर पर्टिकुलरली जब आप एज एन एंटासिड यूज करते हो, एज एन एंटासिड यूज करते हो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता क्या है, MgO छोड़ दो इसको, हम क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। इसका मतलब इसका आंसर क्या था भाई, कोलाइडल एंटीमनी को यूज किया जाता है काला अजहर को क्योर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बोनेट और ऑफ जिंक। देखो जिंक की कार्बोनेट और कौन सी है, देखो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनकी ओर्स इंपॉर्टेंट होती हैं, तो सबसे पहले जिंक की ओर ही देख लेते हैं, किसकी ओर देख लेते हैं, जिंक की ओर देख लेते हैं साथियों, ठीक है, जिंक की ओर हम देख लेते हैं सबसे पहले कि हमारे पास जो है जिंक की ओर जो है वो कौन सी है, जिंक ओर देख लेते हैं, जिंक ओर। तो जिंक ओर के अगर हम बात करें साथियों, सबसे पहले जो जिंक की ओर है वो हमारे पास है जिंक ब्लेंड, या जिसको स्पेलेराइट बोलते हैं, स्पेलेराइट या जिंक ब्लेंड, क्या कहते हैं हम इसको, सबसे पहली जो है वो है जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, स्पेलेराइट। अभी इसका फॉर्मूला क्या होता है, जिंक ब्लेंड या स्पेलेराइट का फॉर्मूला होता है ZnS, क्या होता है, ये सल्फाइड ओर होती है जिंक, ये क्या होती है, सल्फाइड ओर, जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला हो गया साथियों हमारे पास ZnS। उसके बाद आती है हमारे पास जिंकाइट ओर, दूसरी क्या होती है, जिंकाइट ओर, तो जिंकाइट ओर जो होती है वो ऑक्साइड ओर होती है, ठीक है। सेकंड क्या है, जिंकाइट है, जिंकाइट क्या होती है, ZnO का फॉर्मूला होता है जिंकाइट के लिए, क्लियर है। उसके बाद आती है तीसरी ओर जो होती है जिंक की, वो होती है कैलेमाइन, क्या होती है, कैलेमाइन, और वो क्या होती है, जिंक की कार्बोनेट ओर होती है, वो क्या होती है, जिंक की कार्बोनेट ओर। स्पेलेराइट या जिंक ब्लेंड एक ही बात है, यहाँ पर जिंक की कार्बोनेट ओर कौन सी है, कैलेमाइन है साथ, जिंक की कार्बोनेट ओर कौन सी है, कैलेमाइन है। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर तो हो जाएगा सेकंड वन, क्लियर है, आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वन होगा साथियों। इसके साथ अगर मैं आयरन की ओर की बात करूं साथियों, किसकी ओर की बात करूं, अगर मैं आयरन ओर्स की बात करूं तो आयरन में सबसे पहली जो ओर है मेरे पास वो होती है हेमेटाइट, हेमेटाइट, तो हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है साथियों Fe2O3। फिर उसके बाद मेरे पास आती है इसकी दूसरी ओर एक मैग्नेटाइट, ठीक है, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4, Fe3O4 मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है। फिर आती है मेरे पास इसकी एक और आयरन पाइराइट, आयरन पाइराइट, तो ये होती है सल्फाइड और FeS2 आयरन पाइराइट होती है। फिर आती है एक सिडेराइट, क्या आती है, सिडेराइट, सिडेराइट इसकी कार्बोनेट और होती है FeCO3, क्या होती है, FeCO3। फिर आती है इसकी एक क्रोमाइट और, क्रोमाइट और, तो वो होती है आपकी FeO और साथ में आपके पास Cr2O3, FeO और साथ में क्या होती है डॉट Cr2O3। ये आयरन की ओर है सारी की सारी, ये सारी की सारी किसकी ओर है साथियों, ये आयरन की ओर है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास है, उसके बाद है हमारे पास आयरन के अलावा हम कॉपर की ओर को पढ़ सकते हैं, कॉपर की जो ओर है साथियों उनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो कॉपर की जो सबसे पहली ओर होती है कॉपर पायराइट, ठीक है, उसको हम कहते हैं कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट का फॉर्मूला क्या होता है साथियों, कॉपर पायराइट का फॉर्मूला होता है हमारे पास CuFeS2, क्या होता है, CuFeS2, इसको हम कहते हैं कॉपर पायराइट। इसी को ऐसे भी लिखा जाता है, इसी को ऐसे भी लिखा जाता है Cu2s डॉट Fe2S3, इसी को ऐसे भी लिखा जाता है। फिर आता है आपके पास कॉपर ग्लैंस, दूसरी जो और है कॉपर की वो है कॉपर ग्लैंस, ठीक है,
कॉपर ग्लैंस का फॉर्मूला क्या होता है साथियों, ये सल्फाइड ओर होती है, Cu2S बोलते हैं इसको। फिर आती है हमारे पास क्यूप्राइट ओर। क्या आती है, क्यूप्राइट ओर। क्यूप्राइट कौन सी होती है साथियों, क्यूप्राइट होती है हमारे पास Cu2O, Cu2O क्यूप्राइट ओर होती है। उसके बाद आती है हमारे पास मेलेकाइट, मेलेचाइट भी बोल देते हैं कई, मेलेकाइट। मेलेकाइट ओर जो होती है वो कार्बोनेट ओर होती है, एक्चुअल में क्या होती है, कार्बोनेट ओर होती है कॉपर की, CuCO3.CuOH होल ट्वाइस। ठीक है, ये मेलेकाइट ओर होती है। और लास्ट जो इसकी ओर होती है साथियों वो होती है एजुराइट। क्या होती है, एजुराइट होती है। आप इसकी टेबल बना सकते हो, आराम से इसको याद कर सकते हो। इसमें क्या होता है, बस दो मॉलिक्यूल हो जाते हैं, CuCO3 और CuOH होल ट्वाइस के, टोटल दो मॉलिक्यूल जब हो जाते हैं उसको हम क्या कह देते हैं, एजुराइट बोल देते हैं साथियों। ये आपके पास जो ओर है ये कॉपर की ओर है सारी की सारी। क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं साथियों हमारे पास और कौन सी ओर्स हैं। तो और किसकी ओर इंपॉर्टेंट हमारे लिए, एल्यूमिनियम की ओर इंपॉर्टेंट होती है साथियों। किसकी है, एल्यूमिनियम की ओर इंपॉर्टेंट होती है। एल्यूमिनियम की जो सबसे पहली ओर हमारे पास आती है वो होती है बॉक्साइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। Al2O3, Al2O3.2H2O, इसी को हम क्या कहते हैं, बॉक्साइट ओर कहते हैं। फिर एक आती है इसकी काओलिनाइट। ठीक है, काओलिनाइट और जो होती है वो क्या होती है, Na3AlF6, Na3AlF6, ये काओलिनाइट और होती है। एक आती है इसकी चाइना क्ले। क्या आती है, चाइना क्ले। चाइना क्ले कौन सी होती है, Al2O3 डॉट SiO2.2H2, ये चाइना क्ले और होती है साथियों। ये क्या होती है, चाइना क्ले और होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो और है हमारी, ये किस किस की ओर है भाई, ये जो ओर है सारी ये किसकी है, ये जो ओर्स हैं अभी जो हमने ओर पढ़ी है वो एल्यूमिनियम की ओर है साथियों। किसकी है, एल्यूमिनियम की ओर है। लास्ट हम एक और कर लेते हैं साथियों, सिल्वर की ओर पढ़ लेते हैं। जब इतनी पढ़ ली तो एक और पढ़ लेते हैं सिल्वर की ओर। किसकी, सिल्वर की, चांदी की। तो चांदी की जो ओर है उनमें सबसे पहली आपके पास अर्जेंटाइट, जिसको हम क्या कहते हैं, अर्जेंटाइट, या फिर हम इसको कहते हैं सिल्वर ग्लैंस, या फिर इसी का नाम क्या होता है, सिल्वर ग्लैंस। ठीक है, अर्जेंटाइट या सिल्वर ग्लैंस का फॉर्मूला क्या होता है साथियों, Ag2S। क्या होता है, Ag2S। और दूसरी जो और होती है साथियों इसकी वो होती है हॉर्न सिल्वर, इसको हम क्या कहते हैं, हॉर्न सिल्वर भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है हॉर्न सिल्वर। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है AgC। क्या होता है, AgCl इसका फॉर्मूला होता है साथियों, AgCl इसका फॉर्मूला होता है। यानी ये हमारे पास मेन मेन जो एलिमेंट्स हैं उनकी और के बारे में हमने डिस्कस किया है आज इस क्वेश्चन के अंदर। मैंने सारी कोशिश की है कि आगे से अगर और का कोई क्वेश्चन आए तो वो इसी क्वेश्चन से निपट जाए। इस क्वेश्चन का जिंक वाले का आंसर होता है कैलेमाइन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99। तो ये कहता है कि द रेट टी ऑफ रिएक्शन इज डबल। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो इसकी बात। ये कहता है कि टी ऑफ जो है ना रिएक्शन का वो डबल हो जाता है अगर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर हम डबल कर दें। किसकी बात कर रहा है, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल कर दें। ऑर्डर पूछा है, पहली बात तो टी आपका जीरो ऑर्डर के लिए हम पूछ लेते हैं। देखो पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर हम बात करें, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर मैं टी हाफ निकालूं साथियों तो वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है आर नॉट, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाई में 2K। ये होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी आपका एक्सप्रेशन क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास टी हाफ का एक्सप्रेशन होता है साथियों, फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ होता है 0.693 डिवाइड बाई में के। क्या होता है, 0.693 डिवाइड बाई में के। अब एक बात बताओ, ये कहता है कि अगर मैं इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल कर दूं, आर नोट की वैल्यू अगर मैं डबल कर दूं 2 हो जाएगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगी, जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो भी क्या हो जाएगी साथियों, डबल हो जाएगी। कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करती। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करती। अगर मान लो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन हो और इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल कर दिया जाए तो टी आप क्या हो जाएगी, अगर मैं इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल कर दूं तो टी आप क्या हो जाएगा, मतलब जो टी आप है क्या वो डबल हो जाएगा, बिल्कुल। क्या वो डबल हो जाएगा टी आप, क्योंकि टी आप इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि टी आप क्या होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी आप क्या होता है साथियों, टी हाफ इज directly proportional to initial concentration of reactant for zero order reaction। इसके लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिखी हुई लाइन है आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर, वहीं से क्वेश्चन उठाया हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कहता है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। अब इसके दो तरीके हैं साथियों इसको सोल्व करने के। एक तो है तरीका बहुत ही मतलब बच्चों वाला तरीका, बहुत ही आसान है, ठीक है। एक तो आसान तरीका बिल्कुल भी। तो अगर जब भी आपको क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू गिवन हो, इफ n इज गिवन, अगर आपके पास n गिवन है तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। आपको क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, क्या, एन स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू में क्या आंसर आता है, 9। तो 9 आपका एक्चुअल में करेक्ट आंसर होगा, इसको कोई गलत नहीं कह सकता। लेकिन अब मैं ये बताता हूँ कि लंबे मेथड से कैसे आएगा। ये तो शॉर्टकट कि अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n गिवन है और उसके अंदर आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फाइंड आउट करने, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फाइंड आउट करने। अगर आपको n की वैल्यू गिवन है तो सीधा फॉर्मूला है n स्क्वायर का। कौन सा फॉर्मूला था, सीधा सीधा n स्क्वायर का फॉर्मूला है, वही यूज करना है। लेकिन अगर आपको पता नहीं हो, फॉर्मूला याद नहीं हो, तब कैसे करोगे। मान लिया हमने n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, और n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू हो सकती है 0, 1 और 2। क्यों, क्योंकि फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n, ठीक है, फॉर ए given value of n, for a given value of n, l can have values from 0 to n minus 1। वो 0 से n minus 1 तक की वैल्यू हो सकती है। तो 0 और n minus 1 होता है 2, यानी 0, 1, 2 ये तीन वैल्यूज पॉसिबल है, n इज इक्वल टू 3 अगर है तो। अगर मान लो इफ l की वैल्यू 0 है तो ml की वैल्यू कितनी होती है, टोटल पॉसिबल वैल्यू 12 प्लस 1 होती है साथियों। इसका मतलब l की वैल्यू 0, तो 2 इंटू में 0 प्लस 1 यानी कि a की वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। और ml की जो टोटल वैल्यू होती है वो हमें क्या बताती है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताती है। क्या बताती है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद दी सबशेल। उस सबशेल के साथ कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड है उसके बारे में बता रहा है। तो यहाँ एक ऑर्बिटल हो गया। लेकिन अगर एल की वैल्यू 1, क्योंकि एल की वैल्यू तो 0, 1, 2 कोई भी हो सकती है। अगर एल की वैल्यू 1 है तो एमएल की टोटल पॉसिबल वैल्यूज कितनी है, 12 प्लस 1। इसका मतलब 2 इंटू में 1 प्लस 1, इसका मतलब कितनी होगी, 3। यानी यहाँ 3 ऑर्बिटल हो गए साथियों। अगर एल की वैल्यू 2 होगी तो एमएल की टोटल वैल्यूज कितनी आएंगी, 12 प्लस 1 का फॉर्मूला लगाओ, कितनी आ जाएंगी, 2 इंटू में 2 प्लस में 1 यानी कि 5। और तीनों वैल्यूज को जोड़ दो, 1 प्लस में 3 प्लस में 5, कितना आंसर आता है, 9। तो ये लंबा मेथड है जिससे टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ जाते हैं साथियों। और शॉर्टकट है, अगर आपको n की वैल्यू गिवन है तो n का स्क्वायर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, द डबल बॉन्ड इन C2 कंसिस्ट ऑफ, देखो C2 का डबल बॉन्ड की बात कर रहा है। तो C2 के लिए अगर मैं इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं उसको लिखना चाहूँ एमओटी के हिसाब से, तो सिग्मा वनस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सिग्मा स्टार वनस यानी एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सिग्मा स्टार 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। बात आती है पाई वाली ऑर्बिटल, यानी पाई 2px और पाई 2py जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल होती है, उनमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, उनमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं साथियों, 2-2 इलेक्ट्रॉन इनमें आ जाते हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन इनमें आ जाते हैं। तो पाई वाले में, क्योंकि पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, क्योंकि इसकी वैलेंस शेल के ऑर्बिटल कौन है, पाई एमओ जो है उनके अंदर आ रहा है। तो इसका मतलब जो दो बॉन्ड बनेंगे, 2 बॉन्ड जो फॉर्म होंगे, वो दोनों के दोनों क्या होंगे साथियों, पाई ओनली होंगे। दोनों बॉन्ड क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड होंगे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बोथ बॉन्ड्स आर पाई बॉन्ड्स, बोथ बॉन्ड्स आर पाई बॉन्ड्स, यानी वो दोनों के दोनों बॉन्ड सिर्फ पाई बॉन्ड होंगे। यहाँ अगर कोई सिग्मा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तब तो सिग्मा बॉन्ड बनता, अदरवाइज यहाँ पर क्या बनेंगे, पाई ही बॉन्ड बनेंगे, दोनों के दोनों बॉन्ड क्या होंगे, पाई बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 102। यहाँ इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है करेक्ट ऑर्डर ऑफ, व्हाट इज दी करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल्स। देखो 2s ऑर्बिटल की एनर्जी की बात कर रहे हैं, ऑफ द फॉलोइंग इज, देखो अगर हाइड्रोजन एटम की बात करते, फॉर हाइड्रोजन एटम जो एनर्जी है, एनर्जी इज solely decided by प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। इसके द्वारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n जो होता है वो डिसाइड करता है। ग्रेटर दी n की वैल्यू n इंक्रीजेस तो एनर्जी भी इंक्रीज करती है साथियों। लेकिन बट फॉर अदर देन हाइड्रोजन एटम, यानी अदर देन हाइड्रोजन एटम, बाकी कोई भी एलिमेंट है, कोई भी स्पीसीज है, उनके लिए n एंड l बोथ
contributes towards energy, contributes towards energy, एनर्जी, यानी एन और एल दोनों की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, तब जाके हम क्या बता पाएंगे, इनकी एनर्जी बता पाएंगे साथियों। क्लियर है? ठीक है। जैसे जैसे अब क्योंकि हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप जैसे जैसे जाएंगे साथियों, तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बढ़ेगा। अगर n बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ जाएगा, साइज बढ़ेगा तो एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज कर जाएगी साथियों। एनर्जी 2s ऑर्बिटल की क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ हमारा जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि हाइड्रोजन की जो एनर्जी होती है, हाइड्रोजन के 2s ऑर्बिटल की एनर्जी जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि छोटा साइज होता है। फिर लिथियम की बारी आएगी, फिर सोडियम की, फिर पोटेशियम की। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा इसके अंदर वो क्या हो जाएगा साथियों, सेकंड में, एलिना करे रब से फरियाद, यानी जितना छोटा साइज उतनी एनर्जी ज्यादा रहेगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, क्वेश्चन नंबर, आपके पास क्वेश्चन नंबर है 103, 103 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। देखो बेसिसिटी की अगर बात की जाए, ठीक है, अमाइंस के अंदर अगर बेसिसिटी की बात की जाए, तो अमाइंस में बेसिसिटी की बात की जाए तो हमारे पास क्या होता है साथियों, देखो बेसिसिटी ऑफ अमाइंस अगर बात करें, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, तो वहां पर टोटल 3 फैक्टर काम करते हैं। कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं? पहला इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, पहला क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट अकेला कब काम करता है, जब आपके पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गैसियस फेज में होते हैं। किस फेज में? गैस फेज में जब होते हैं। और इसके बेस पे टर्सरी अमाइन, फिर सेकेंडरी अमाइन और प्राइमरी अमाइन, ऐसे बेसिसिटी हम काउंट करते हैं साथियों। लेकिन जैसे ही हम आते हैं किसके अंदर, लिक्विड फेज के अंदर, लिक्विड फेज के अंदर सोल्वेशन इफेक्ट आ जाता है। लिक्विड फेज के अंदर क्या आ जाता है, सोल्वेशन इफेक्ट आ जाता है। और यहाँ पर जो ऑर्डर होता है बेसिसिटी का वो उल्टा हो जाता है, प्राइमरी सबसे बेसिक, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी। फिर अगर हम सब्स्टिट्यूटेड अमाइन की बात करें, किसकी बात करें, सब्स्टिट्यूटेड अमाइन की बात करें, सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस की अगर बात करें साथियों, तो वहां स्टीरिक फैक्टर भी आ जाता है। वहां क्या आ जाता है, स्टीरिक फैक्टर आ जाता है। तो इन तीनों को मिला के हम जो ऑर्डर है वो निकालते हैं। इन तीनों को मिला के हम क्या करते हैं, जो ऑर्डर है वो निकालते हैं। किसका साथियों, ऑर्डर निकालते हैं बेसिसिटी ऑफ अमाइंस का। अगर हम बात करें गैसियस फेज में अमाइंस जो है उनकी अगर बेसिसिटी के ऑर्डर की बात करें साथियों, अमाइंस की बेसिसिटी के ऑर्डर की बात करें, तो जब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप मतलब साइड चेन कौन सी है, अगर हमारे पास साइड चेन क्या है, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास जो साइड चेन है, जो साइड चेन है वो अगर क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है हमारे पास, अगर साइड चेन हमारे पास इथाइल ग्रुप है, यानी अगर सब्स्टिट्यूट मोर बल्कि ग्रुप है, यानी C2H5 ग्रुप अगर हमारे पास साइड चेन है, तो जो ऑर्डर रहेगा बेसिसिटी का वो हो जाएगा 2 डिग्री ज्यादा बेसिक, फिर 3 डिग्री और फिर 1 डिग्री। लेकिन वहीं अगर हमारे पास मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमोनिया है, तो हमारे पास ऑर्डर क्या रहेगा, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड टर्सरी। इसको याद रख लेना, इथाइल जब भी होगा तो 231 ट्रिक बना लेना, 231, और मिथाइल ग्रुप अगर दिया हो तो 213 आपका आएगा। क्लियर है? फिर अगर हम कंपैरिजन करें किसका, अमोनिया का और राइल अमाइंस का, यानी एनिलीन का, तो देखो एनिलीन के अंदर क्या होता है साथियों, अमोनिया मोर बेसिक होता है एनिलीन के, एनिलीन से अमोनिया इज मोर बेसिक देन एनिलीन। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि लोन पेयर जो है वो अवेलेबल है, लोन पेयर इज अवेलेबल फॉर डोनेशन, ठीक है, अवेलेबल फॉर डोनेशन इन अमोनिया, डोनेशन इन अमोनिया, ठीक है, इसीलिए एक अच्छा लुईस बेस होता है। जबकि एनिलीन के अंदर क्या होता है, इन एनिलीन, एनिलीन के अंदर क्या होता है साथियों, एनिलीन के अंदर क्या होता है, क्योंकि अमाइन ग्रुप किसके साथ जुड़ा हुआ है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा हुआ है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये लोन पेयर रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन में यूज हो जाता है। तो लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन विद द रिंग, विद द रिंग, इसीलिए वो क्या है, लेस अवेलेबल है। वो क्या है, लेस अवेलेबल है डोनेशन के लिए, फॉर डोनेशन।
इसका मतलब बेसिसिटी कितनी ज्यादा होती है, बेसिक कैरेक्टर जितना ज्यादा लोन पेयर अवेलेबल होगा उतनी बेसिसिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब अमोनिया क्या है, एनिलीन से ज्यादा बेसिक है या अराइल अमाइन से ज्यादा बेसिक होता है। तो अब इनमें इन सारी चीजों को कंट्रीब्यूट अगर हम कर दें तो हमारे पास जो बेसिसिटी का ऑर्डर आएगा साथियों, इसमें जो सबसे बेसिक आएगा आपके पास वो आने वाला है डाई मिथाइल अमाइन। वो कौन सा होगा साथियों, डाई मिथाइल अमाइन होगा आपके पास, डाई मिथाइल अमाइन, यानी ये सेकेंडरी आपका है। तो किसी भी ऑर्डर में देख लो सेकेंडरी सबसे ज्यादा बेसिक है, सेकेंडरी अमाइन जो है वो ज्यादा बेसिक है। ये टर्शरी अमाइन है, ये आपका अमोनिया हो गया, और ये आपका अराइल अमाइन हो गया। ये आपका क्या हो गया, अराइल अमाइन। तो अगर हम इसका ऑर्डर डिसाइड करें तो ये सेकेंडरी, फिर टर्शरी, फिर आपका अमोनिया बेसिक, और उसके बाद लास्ट आपका आता है एनिलीन। उसके बाद क्या आएगा, एनिलीन। ये ऑर्डर रहेगा साथियों। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। सबसे छोटी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसकी होती है साथियों, देखो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का फंडा क्या है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन साथियों, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि ये वो एंथैल्पी होती है जिसमें कोई भी एलिमेंट जो है ना अपने एटम के अंदर कन्वर्ट होता है, गैसियस मॉलिक्यूल से किसमें, एटम के अंदर कन्वर्ट होता है। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की अगर बात करें तो वो कितनी ज्यादा होगी। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो है साथियों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, किसके, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, किसके, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। ऐसा क्यों, क्योंकि जितने ज्यादा नंबर होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मोर द नंबर ऑफ unpaired electron in valence shell, unpaired electrons in valence shell, more will be the resultant metal bonding, interatomic metallic bonding, इंटरएटॉमिक मेटलिक बॉन्डिंग। जितनी ज्यादा मेटलिक बॉन्डिंग होगी बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी और उतनी ज्यादा एंथैल्पी चाहिए होगी उसको एटम में कन्वर्ट होने के लिए। इसका मतलब एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन आपकी क्या है साथियों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साथियों। इसीलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा इसके अंदर वो क्या रहेगा, जिंक रहेगा साथियों। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 जिंक हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जिंक का एटॉमिक नंबर है 30, और अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूं तो वो आता है साथियों 3d10 4s2, फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्या है, फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है साथियों। यानी नो की बजाय मैं यहाँ लिख देता हूँ जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसलिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इसकी क्या होती है साथियों, लोवेस्ट होती है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है इसकी, लोवेस्ट होती है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 105 यानी 105, क्वेश्चन नंबर 105 क्या कहता है साथियों, क्वेश्चन नंबर 105 कहता है हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। देखो ध्यान से देखना, इनकरेक्ट कौन सा है, गलत कौन सा है, बाकी तो सही होंगे, एक गलत होगा। केमिजॉर्प्शन के बारे में बात कर रहा है, किसके, केमिकल अब्जॉर्प्शन के बारे में बात करता है, केमिकल एब्जॉर्प्शन के बारे में बात कर रहा है जिसको हम कहते हैं केमिजॉर्प्शन। तो केमिजॉर्प्शन में क्या होता है साथियों, पहली बात ये हाईली स्पेसिफिक नेचर का होता है, ये होता है ट्रू, बिल्कुल ट्रू, हाईली स्पेसिफिक नेचर का होता है। फिर चलते हैं, इट इज कॉज्ड बाय केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, ये भी ट्रू होता है। केमिकल अब्जॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है, ये इरिवर्सिबल होता है, ये बात भी ट्रू है, ये इरिवर्सिबल भी होता है। तो एक ही ऑप्शन गलत आना था, वो ऑप्शन कौन सा है साथियों, ऑप्शन नंबर 2 है हमारे पास। और ऑप्शन नंबर 2 क्या कहता है कि इट रिजल्ट्स इनटू मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर, बिल्कुल नहीं भाई। केमिजॉर्प्शन में यूनिमोलिकुलर लेयर बनती है, क्या बनती है, यूनिमोलिकुलर लेयर बनती है। क्या बनती है साथियों, यूनिमोलिकुलर लेयर बनती है। इसके अंदर ये जो केमिजॉर्प्शन होता है इसमें केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन तो होता ही है, इसकी जो रेट होती है वो स्लो होती है लो टेम्परेचर पे। केमिजॉर्प्शन क्या होता है, स्लो होता है एट लो टेम्परेचर पे, यानी ये टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होता है एंड हाई होता है कब, एट हाई प्रेशर पर। लेकिन अगर प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो ये क्या हो जाता है, हाई हो जाता है।
जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करोगे केमिजोप्शन की रेट बढ़ती चली जाएगी साथियों। ठीक है, क्लियर है। केमिजोप्शन जो होता है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसी है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। इसका जस्ट उल्टा आपका फिजिकल अब्जॉर्प्शन होता है, यानी फिजिजोप्शन होता है। फिजिजोप्शन जो होता है वो इसका जस्ट उल्टा है। उसमें क्या होगा साथियों, वो स्पेसिफिक नहीं होता, नॉट स्पेसिफिक, यानी वो स्पेसिफिक नहीं होता, पहली बात तो। दूसरी बात क्या है, उसमें मल्टी मोलिकुलर लेयर बनती है। क्या बनती है? मल्टी मोलिकुलर लेयर फॉर्मेशन होती है। मल्टी मोलिकुलर लेयर फॉर्मेशन होती है। फिर इसमें कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनता, नो केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, नो केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, नो केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। इसके बाद क्या होता है? रिवर्सिबल होता है। ये कैसा नेचर का होता है? रिवर्सिबल नेचर का होता है। कैसे नेचर का होता है? रिवर्सिबल नेचर का होता है। हाई टेम्परेचर पर ये जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है हाई टेम्परेचर पर खत्म होने की कगार पे आ जाता है साथियों। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 106 की। 106 में हमसे क्या पूछा है साथियों? क्वेश्चन नंबर 106 में हमसे पूछता है कि विद डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन। देखो डाइल्यूशन की बात कर रहा होता है तो दो चीजें आपको गिवन है। पहली बात तो डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? ये जो डाइल्यूशन लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है साथियों? डाइल्यूशन का मतलब होता है साथियों अमाउंट ऑफ सोलवेंट इंक्रीज करना। अमाउंट ऑफ सोलवेंट इंक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू दी सोल्यूट, यानी सोल्यूट के विद रिस्पेक्ट में जो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है उसको इंक्रीज करना, इसी को हम क्या कहते हैं? डाइल्यूशन। डाइल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन जो होती है वो डिक्रीज होती है। इसकी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन डिक्रीजेस ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है। अब दो चीजें होती है, एक हम कहते हैं कंडक्टिविटी, एक चीज जो होती है उसको हम कहते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कप्पा से। किससे? कप्पा। ये के जो है इसको हम क्या कहते हैं साथियों? कप्पा। कटप्पा भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, याद रखने के लिए बड़ा इजी है कटप्पा। कंडक्टिविटी की अगर बात करते हैं तो कंडक्टिविटी होती है वो डिक्रीज करती है। कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन, यानी जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है। ऐसा क्यों? ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयन डिक्रीज कर जाते हैं। जैसे जैसे आप सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ाओगे तो पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो जाएंगे, इसी वजह से कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि कंडक्टिविटी किसकी वजह से होती है? ड्यू टू नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम, वही क्या होती है? कंडक्टिविटी होती है। फिर आती है बारी दूसरी किसकी? मोलर कंडक्टिविटी की। किसकी बारी आती है साथियों? मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं साथियों? लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं मोलर कंडक्टिविटी को, लैम्डा एम। तो मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज करती है, इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन। अब ऐसा क्यों होता है साथियों कि मोलर कनेक्टिविटी इंक्रीज करती है? तो मोलर कनेक्टिविटी के फॉर्मूले से इस बात को समझ सकते हैं। मोलर कनेक्टिविटी का मतलब होता है कटप्पा इनटू में भी, यानी कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय में वॉल्यूम। ये किसका फॉर्मूला है साथियों? ये फॉर्मूला है मोलर कंडक्टिविटी का। किसका? मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है। अगर ये मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है, एक चीज तो हमें पता है कि कंडक्टिविटी तो डिक्रीज करती है एंड वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करती है अपॉन डाइल्यूशन। जब हम डाइल्यूशन करते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ाते जाएंगे तो टोटल वॉल्यूम तो इंक्रीज ही होगी। तो जो एक्सटेंट है, एक्सटेंट ऑफ डिक्रीज इन कंडक्टिविटी is more than compensated, more than compensated by the increase in volume, increase in volume, therefore molar conductivity increases with dilution। इसी वजह से मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ क्या करती है साथियों? इंक्रीज करती है। तो डाइल्यूशन के साथ मोलर कंडक्टिविटी का क्या रिलेशन हो गया? इंक्रीज करेगी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों। डाइल्यूशन के साथ मोलर कनेक्टिविटी क्या करती है? इंक्रीज करती है। क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ बढ़ते हैं साथियों। 107 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? 107 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों
कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेल्टा जी नोट इज करेक्टली रिलेटेड टू ई नोट सेल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ई नोट सेल और डेल्टा जी नोट की वैल्यूज आपसे किसमें करेक्टली रिलेटेड है ये पूछा हुआ है। देखो डेल्टा जी नोट का और ई नोट सेल का रिलेशन जो है वो बिल्कुल सिंपल सा है। डेल्टा जी नोट होता है माइनस का एनएफ ई नोट सेल। ये गिब्स फ्री एनर्जी का जो रिलेशन होता है वो ये होता है भाई। गिब्स फ्री एनर्जी का किसके साथ रिलेशन होता है, ईएमएफ ऑफ द सेल के साथ रिलेशन होता है साथियों ये। दूसरा एक और रिलेशन होता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू में माइनस का आर टी एल एन के। यानी अगर मैं गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन देखना चाहूं तो वो क्या होता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस का आर टी एल एन के होता है साथियों। क्लियर है? तो यहां से हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस का एन एफ ई नॉट सेल। यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। फोर्थ ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। क्लियर है? नर्स्ट इक्वेशन इसी इसी चैप्टर में हमारे पास आती है साथियों नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, नर्स्ट इक्वेशन होती है ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होता है, ई नोट सेल माइनस में 0.059 डिवाइड बाय में एन लोग क्यू। क्यू आपके पास होता है रिएक्शन कोशेंट। क्यू क्या होता है, रिएक्शन कोशेंट होता है साथियों। रिएक्शन कोशेंट होता है, रिएक्शन कोशेंट क्या होता है कि कंसंट्रेशन अदर देन इक्विलिब्रियम। ठीक है, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट अदर देन इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं, क्यूसी बोलते हैं। अगर इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन की बात आ जाए तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा केसी। इसी इक्वेशन को मैं मॉडिफाई कर सकता हूं, ई सेल इज इक्वल टू में ई नोट सेल माइनस में 0.059 डिवाइड बाय में एन लोग कंसंट्रेशन ऑफ आप जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसकी डिवाइड बाय में कंसंट्रेशन ऑफ जिसका रिडक्शन हो रहा है उसकी कंसंट्रेशन आप लिख दो, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। यानी ईएमएफ ऑफ द सेल आप निकाल सकते हो। क्लियर है साथियों? यही एक चीज और आती है कि आप ई नोट सेल कैसे निकालते हो। ई नोट सेल इज इक्वल टू में ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस में ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड होता है साथियों। क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में आपको लिखा मिलेगा कि ई नोट सेल इज इक्वल टू में ई नोट राइट माइनस में ई नोट लेफ्ट। तो ये बात वही है जो मैंने लिखी है, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस में रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। कैथोड लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं हम, सॉरी राइट हैंड साइड में लेते हैं गैल्वेनिक सेल में, और एनोड लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं। क्लियर है ये बात? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है द फ्लोक्यूलेटिंग पावर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट फॉर कोगुलेशन। देखो फ्लोक्यूलेटिंग पावर का मतलब होता है गोल्डन नंबर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, गोल्डन नंबर या फिर फ्लोक्यूलेटिंग पावर की बात कर रहा है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सोल जो है हमारा वो कैसा है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। जो भी हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन है वो कैसा है, पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन है कि नेगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन है। अब इसमें मैं आपको ये बता देता हूं कि Al2O3.XH2 यानी Al2O3.XH2 जो है वो एक नेगेटिव सोल होता है। क्या होता है, नेगेटिव सोल है हमारे पास, नेगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, नेगेटिव कोलाइडल सोल है ये। तो इसको अगर मुझे कोगुलेट करना हो तो इसका अपोजिट चार्ज का आयन मुझे चाहिए। ठीक है, ठीक है, इसके कोगुलेशन के लिए क्या चाहिए, फॉर द कोगुलेशन द ऑपोजिट चार्ज आयन विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, वो चाहिए होगा हमें। तो अपोजिट चार्ज वाला आयन कौन सा होगा, जिसपे मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा। देखो सल्फेट आयन तो ऑप्शन में आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि नेगेटिव को नेगेटिव कैसे क्लेरिफाई करेगा। फिर यहाँ पर आयरन के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है 6-4, तो ये आपके पास +2 में आ जाता है। आयरन +2 में, सोडियम +1 में है साथियों, और एल्यूमिनियम 3+ में है। अब एक और चीज बताता हूँ कि मोर दी चार्ज ऑन ए कैटायन more will be its फ्लोक्यूलेटिंग पावर। ठीक है, फ्लोक्यूलेटिंग पावर यानी कोगुलेटिंग पावर या फ्लोक्यूलेटिंग पावर उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा मेटल एटम के ऊपर, तो यानी यहाँ पर एल्यूमिनियम 3+ पे 3+ चार्ज है, आयरन पे 2+ चार्ज है इसमें, और सोडियम पे प्लस चार्ज Na+ है। तो यानी कि ऑर्डर हो गया ये वाला। इसका मतलब सबसे ज्यादा कोगुलेटिंग पावर किसकी है, एल्यूमिनियम 3+ की है, क्योंकि एक नेगेटिवली चार्ज सोल है। इसका मतलब आंसर हमारा क्या रहेगा,
फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्लियर है? तो इफेक्टिव कोगुलेशन के लिए हमें क्या करना होता है, अपोजिटली चार्ज सॉल्यूशन के अंदर उसको डालना होता है। क्वेश्चन नंबर 109 क्या कहता है हमसे, इसके बारे में जान लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, खास बात क्या है इस क्वेश्चन की साथियों, इसके बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन हमसे कहता है कि द करेक्ट ऑर्डर, पहली बात तो हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है किसका, इंक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अमंग द फॉलोइंग। तो हैलाइड्स की मतलब हेलोजन मॉलिक्यूल जो है उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का मतलब क्या है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल के अंदर 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कहेंगे। या फिर उस मॉलिक्यूल को गैसियस एटम में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम क्या कह देंगे, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वहां भी कह देंगे। तो हमारे पास हैलोजन मॉलिक्यूल्स हैं, तो जनरली क्या होता है, जनरल ट्रेंड क्या होता है, जनरली क्या होता है साथियों, जनरली ये देखा जाता है कि जैसे जैसे साइज बढ़ता है, as the size of atom increases, as the size of atom increases, जैसे जैसे साइज ऑफ एटम इंक्रीज करता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी मॉलिक्यूल की बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है, क्योंकि अगर दो बड़े साइज के एटम होंगे वो अगर आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो उनके न्यूक्लियस का डिस्टेंस एक दूसरे से बहुत ज्यादा होगा, यानी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो बढ़ जाएगी। अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। ऑब्वियस है, छोटे मॉलिक्यूल जो है उनके न्यूक्लियस एक दूसरे के ज्यादा नजदीक होते हैं थोड़ा बड़े के मुकाबले, इसका मतलब वहां पर बॉन्ड लेंथ छोटी है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होने की वजह से क्या हो जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब क्या हो जाता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी क्या हो जाती है साथियों, डिक्रीज हो जाती है। तो जनरली ऑर्डर होना चाहिए था, अब मैं फिर से बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ, होना चाहिए था क्या, वो लिख रहा हूं पहले। होना चाहिए था ऑर्डर हमारा कि जो सबसे बड़ा है साइज में उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे कम, फिर ब्रोमीन आना चाहिए था, फिर क्लोरीन आना चाहिए था, फिर फ्लोरीन आना चाहिए। ये होना चाहिए था साथियों, पर होता नहीं है। लेकिन ये होता नहीं है, गलत ऑर्डर है, ये गलत ऑर्डर है। ये क्या है, गलत ऑर्डर है साथियों। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि ये ऑर्डर गलत है, ठीक है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि ये ऑर्डर गलत है साथियों, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, ये ऑर्डर गलत इसलिए है क्योंकि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जो फ्लोरीन मॉलिक्यूल होता है, इन फ्लोरीन मॉलिक्यूल, इन F2 मॉलिक्यूल, FF बॉन्ड इन्वॉल्व्स, FF बॉन्ड इन्वॉल्व्स, जो FF बॉन्ड होता है उसके अंदर रिपल्शन होता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का, इन्वॉल्व द रिपल्शन ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है उनका रिपल्शन होता है। एंड ऑल्सो स्मॉल साइज, एंड ऑल्सो ड्यू टू स्मॉल साइज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी बढ़ जाता है। इसी वजह से इन दोनों फैक्टर को कंबाइन करने की वजह से एक्चुअल ऑर्डर क्या रहेगा, अब मैं लिखता हूं आपके सामने एक्चुअल ऑर्डर, ठीक है, एक्चुअल ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ हैलोजन मॉलिक्यूल्स, यानी हैलोजन मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल ऑर्डर क्या रहेगा साथियों, तो एक्चुअल ऑर्डर रहता है आयोडीन, उसके बाद आता है क्लोरीन, फिर आता है आपका ब्रोमीन मॉलिक्यूल और सबसे ऊपर आता है आपका क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो ये आपका एक्चुअल ऑर्डर रहने वाला है साथियों, ये क्या रहने वाला है, एक्चुअल ऑर्डर होने वाला है आपका। एक्चुअल ऑर्डर का मतलब ये है, इसका मतलब आपका इसमें से ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, I2 के बाद F2 फिर Br2 फिर Cl2, तो ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर रहेगा साथियों। ऑप्शन नंबर 1 क्या रहेगा आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर 1 क्या रहेगा साथियों आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 110 पे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 आपसे क्या कहता है साथियों, क्वेश्चन नंबर 110 यानी 110 क्या कहता है, द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियोबियम, नियोबियम की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा है साथियों। तो नियोबियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है साथियों 41,
एटॉमिक नंबर 41 होता है। इससे पहले जो नोबल गैस आती है वो होती है क्रिप्टन, ठीक है, और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो आएगी 4d3 5s2, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी आएगी भाई, 4d3 5s2, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। आपको पता पहली सीरीज तो यही होती है, शक्ति वक्र मन पे कोनिकुजन, शक्ति वक्र मन पे कोनिकुजन। फिर आता है आपके पास यारी जरा निभाओ मौत तक, रुकावट राह पड़े आग में कूद जाओ भाई, ठीक है, क्लियर है। फिर आपके पास आता है ला हफ्ता वसूल रे ओसामा इधर पिटेगा और हंगरी जाएगा, ठीक है, ये एयू है भाई, गोल्ड, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ आपका नियोबियम एग्जिस्ट करता है साथियों, ये रहा आपका नियोबियम, जस्ट किसके नीचे, वेनेडियम के नीचे है, यानी वेनेडियम फैमिली का एलिमेंट है, इसके नीचे है। तो इसका मतलब इस D3 कॉन्फ़िगरेशन आएगी। अब चूंकि ये फोर्थ पीरियड है, ये फोर्थ है, ये थर्ड है, ये फोर्थ पीरियड है, तो 4d3 5s2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी साथियों। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होने वाला है साथियों। आज के सेशन में बस इतना ही साथियों। कल आपके लिए फिर से 20 बढ़िया टॉप के क्वेश्चन ले गया हूँ आज स्टेट 2018 के लिए। अगर आपको एक्सप्लेनेशन ऑफ वीडियो अच्छी लग रही हो साथियों, तो जितना ज़्यादा हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू साथियों, मिलते हैं कल।